चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि एवं मृदा संसाधन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संसाधन क्या है। तो मानवीय आवश्यकता को पूरी करने के लिए जितने भी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव जो भी हो, वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। सजीव हो या निर्जीव कोई भी हो वस्तु, सब संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे पहाड़ हो गया, वन हो गया, ठीक है, सूर्य प्रकाश हो गया, सब क्या संसाधन है जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने में हमेशा सक्षम रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज भूमि एवं मृदा संसाधन। भूमि का मतलब क्या हुआ? जमीन, समझे, पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, यह भूमि कहलाता है। और मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा क्या है? तो यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ठीक है, तो मृदा का परिभाषा हम दे दिए हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। अब यहाँ पर देखना है, पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल का विस्तार है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ पृथ्वी के 29 भाग पर स्थल है, सूखा हुआ है, और 71% भाग पर क्या है? जल विस्तार है, यानी कि जल ही जल है। आगे बढ़ना, स्थलाकृति 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है पर्वत, दूसरा होता है पठार, तीसरा होता है मैदान। ठीक है, अब आगे चलिए। भारत में स्थलाकृति का अगर वितरण किया जाए तो वह है, स्थलाकृति का वितरण पर्वत 30% है। पर्वत कितना प्रतिशत है? 30%। पठार जो है 27%, मैदान 43% है। उपयोगिता के आधार पर भूमि 3 प्रकार की होती है। उपयोगिता के आधार पर भूमि 3 प्रकार की होती है। एक नंबर उर्वर भूमि, दूसरा बंजर भूमि, तीसरा पड़ती भूमि। उर्वर भूमि का मतलब हुआ उपजाऊ भूमि, मतलब ऐसा भूमि जो उपजाऊ हो। ठीक है, बंजर भूमि जो साफ बंजर, उस पर उपजाऊ नहीं हो। ठीक है, और जो 1 साल 2 साल तक के लिए छोड़ दिए जाते हैं भूमि को, जिस पर कोई तरह का फसल नहीं उपजाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पड़ती भूमि। ठीक है, पड़ती भूमि वो भूमि है जिस पर कि कोई फसल नहीं उपजाता है। जैसे कि 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, 3 साल के लिए, तब उस पर मतलब कि कोई भी फसल नहीं उपजता है, तो समझ जाओ कि वो हो गया पड़ती भूमि। ठीक है, पड़ती का खेत सुनता होगा ठेठी में कि ये पड़ती का खेत है, इस पर कुछ नहीं होता है, न धान न मक्के, कुछ भी नहीं होता है, उसको कहते हैं पड़ती भूमि। चलिए आगे चलिए। तो उर्वर भूमि समझ गया। उपजाऊ वाले भूमि को क्या कहते हैं? उर्वर भूमि। उपजाऊ नहीं होने वाले को कहते हैं बंजर भूमि। और जो बहुत समय तक छोड़ दिया जाते भूमि को, उस पर कुछ भी चीज़ नहीं उपजाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पड़ती भूमि। ठीक है, बहुत समय तक छूटे रहता है, उस पर कोई तरह का फसल नहीं उपजाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पड़ती भूमि। ठीक है, भूमि तथा मृदा, यानी मृदा को मिट्टी भी कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। देखो मृदा जो है क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह प्रकृति से प्राप्त है। ठीक है, जो नवीकरणीय संसाधन भी है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जो पुनः होकर ही प्राप्त हो जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन प्राणी, मिट्टी, ये सब हो गया। आगे चलिए। चट्टानों के टूटने फूटने से, सड़ने गलने अथवा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षयों के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। पूछेगा कि मृदा का निर्माण अर्थात मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में ये लिखना है। चट्टानों के टूटने फूटने, सड़ने गलने अथवा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अपक्षयों के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। फिर पूछेगा कि बताइए मृदा का निर्माण क्या है? तो लिखना है मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक धीमी एवं जटिल प्रक्रिया है। सवाल ऐसे पूछता है, धीमी एवं जटिल प्रक्रिया कौन सा है? तो मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसी है? धीमी और जटिल, यानी धीमी एवं जटिल है। ह्यूमस इसको पढ़ाता है, इसको क्या पढ़ाता है? ह्यूमस। मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं, मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है,
यह परिभाषा पूछता है, ह्यूमस का परिभाषा दीजिए। इसको कहीं जगह ह्यूमस भी पढ़ा जाता है, कई जगह ह्यूमस भी पढ़ा जाता है, लेकिन ह्यूमस पढ़ा जाता है। यानी कि मृदा में उपस्थित जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। अब आगे चलिए, मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक गठन के आधार पर, एक स्थान के आधार पर। तो गठन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक चिकनी मिट्टी, दूसरा दोमट बलुई मिट्टी, तीसरा होता है दोमट मिट्टी। देखिए चिकनी मिट्टी में क्या होता है, वह मिट्टी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, जो चिपचिपापन होता है, वह क्या कहलाता है, चिकनी मिट्टी। और बलुई मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी। दोमट मिट्टी होता है जिसमें पानी और बालू दोनों का मिश्रण हो, यानी मिश्रण हो दोनों का, तो वह हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, इसमें पानी की मात्रा और बालू की मात्रा दोनों मिक्स रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। स्थान के आधार पर मिट्टी दो प्रकार होता है, एक होता है स्थानीय मिट्टी, दूसरा होता है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी किसे कहते हैं, इधर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम समझ गए पहले दोमट मिट्टी क्या होता है, इसमें बालू जल दोनों उपस्थित होता है उसमें, ठीक है, दोमट मिट्टी में। अब उसके बाद क्या है, स्थानीय मिट्टी वह मिट्टी होता है जो मूल चट्टान के टूटने से बनता है, यानी कि मूल चट्टान के टूटने से बनता है स्थानीय मिट्टी। ठीक है, और स्थानीय मिट्टी के बाद तब आता है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानांतरित मिट्टी क्या होता है, स्थानांतरित मिट्टी वह मिट्टी जो एक स्थान से उड़ाकर या बहाकर लाई गई हो, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। इसमें परिभाषा कहीं लंबा है। वह मिट्टी जो एक स्थान से उड़ाकर या बहाकर लाई गई मिट्टी को स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। चाहे वह हवा के द्वारा लाई गई हो, चाहे वह जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, स्थानांतरित मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, यही लिखे अरे यहाँ पर देखो स्थानीय मिट्टी लिखा है और स्थानांतरित मिट्टी। तो यहाँ पर देखिए एक मिट्टी और लिखा है लोएस मिट्टी। ठीक है, स्थानीय मिट्टी में दो तरह का आता है, लोएस मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो लोएस मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ नहीं, वाहित मिट्टी लिखा है। ठीक है, तो वाहित मिट्टी का मतलब हुआ जल के द्वारा लाकर एक जगह से दूसरी जगह ले आना, ये कहलाएगा वाहित मिट्टी। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को वाहित मिट्टी कहते हैं। और लोएस मिट्टी जो होता है, लोएस मिट्टी की परिभाषा ऐसे देंगे, हवा के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को लोएस मिट्टी कहते हैं। तो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बहाकर लाई गई मिट्टी को लोएस मिट्टी कहते हैं, जबकि पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को वाहित मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। हम सभी जानते हैं कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 6 प्रकार की मिट्टी का नाम है, भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा का नाम है काली मिट्टी, तीसरा का नाम है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथा का नाम है पर्वतीय मिट्टी और पांचवा का नाम है लेटराइट मिट्टी, छठा मिट्टी का नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उनका नाम भी बता दिए हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मृदा, यहाँ पर मृदा की परिभाषा दिया गया है। यह मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी क्या है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार भारत देश में काफी है।
यानी कि भारत देश में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। जलोढ़ मिट्टी धान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी धान के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को ही दियारा भूमि कहते हैं। यह मिट्टी मकई के लिए प्रसिद्ध है। यह मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? मकई के लिए। आगे हम पढ़ते हैं, आयु के आधार पर मिट्टी को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है खादर मिट्टी, दूसरा है बांगर मिट्टी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखना है। काली मिट्टी, काली मिट्टी क्या है इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। काली मिट्टी बेसार चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के काली मिट्टी काला दिखाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण, यहाँ कारण नहीं लिखे हैं, लिख देना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण काली मिट्टी काला दिखाई देती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। अतः इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। पूछेगा काली कपासी मिट्टी किसे कहा गया है? तो काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी किसे कहा गया? काली मिट्टी को। काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए। लाल एवं पीली मिट्टी, एक काली मिट्टी के बारे में बता दिए। ये भी बात समझा दी हम कि काली मिट्टी काली क्यों दिखाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण काली मिट्टी काली दिखाई देती है। आगे चलिए, लाल एवं पीली मिट्टी क्या है? तो लाल एवं पीली मिट्टी ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से। आयरन ऑक्साइड के कारण यह मिट्टी लाल दिखाई देती है। पूछेगा कि लाल एवं पीली मिट्टी लाल क्यों दिखाई देती है और पीली क्यों दिखाई देती है? तो कारण लिखना है, लाल एवं पीली मिट्टी लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है और जल के समायोजन के कारण वह पीली दिखाई देती है। जल के समायोजन के कारण क्या होती है? पीली दिखाई देती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाल एवं पीली मिट्टी। पीली मिट्टी कब होती है? जब जल समायोजन हो जाता है। और लाल कब होता है? तो फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई देती है। तो समझ में आ गया? कोई तरह दिक्कत नहीं। और सब मिट्टी के बारे में कल पढ़ेंगे। आज यही तक।